नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण छाछर, एसोसिएट प्रोफेसर विधि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। हम सूचना का अधिकार अधिनियम पर चर्चा कर रहे थे और अपनी लास्ट क्लासेस में भी हमने सूचना अधिकार अधिनियम की जो भाग 2 है, उसको हमने समाप्त किया था अपना डिस्कशन। आज हम भाग 3 की तरफ जाएँगे और इस भाग 3 की शुरुआत करते हुए जो विषय हमारे समक्ष है, वो इकाई 6 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व मुद्दे और चुनौतियाँ। तो क्योंकि जैसा अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जाने वाला बहुत बड़ा कदम है। प्रशासनिक दक्षता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने मौलिक अधिकारों के तहत कोई सूचना किसी प्राधिकरण से माँगते हैं, तो उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। पारदर्शिता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारदर्शिता जब तक नहीं रहेगी, तब तक गुड गवर्नेंस की तरफ हमारा जो कदम है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब हम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात करते हैं और जब विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं और जो मुद्दे हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि एक कुशल प्रशासन के लिए और एक कुशल शासन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक 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 वैकल्पिक साधन है। एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर उसने अपनी एक जगह बनाई है और आम जनसाधारण की इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसके द्वारा हम सिस्टम से और जानकारियां ले सकते हैं और इस सिस्टम को ये सिस्टम कैसे चल रहा है, किस तरह से प्रशासनिक विषयों पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, किस तरह से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से जनमानस की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए शासन प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है, उस कार्य पद्धति के विषय में जवाबदेही, पारदर्शिता, भागीदारी, कानून का शासन, न्याय और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये सब वह विषय हैं जो सुशासन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और सुशासन का अर्थ है लोगों की सेवा। तो यहाँ इस विषय पर सरकार का कार्य इस तरह से शासन करना है कि जो नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण में सुधार कर सके। अधिकांश दाताओं के संगठन इस बात से सहमत है कि सुशासन शब्द में निम्न निम्न विषय शामिल होने चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की वृद्धि, कानून के शासन और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए सम्मान, सुदृढ़ता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारों में सुधार, विकास में नागरिक समाज की भागीदारी में वृद्धि और मानवाधिकारों और पर्यावरण के लिए सम्मान। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशासन में प्रभावी तंत्र, प्रक्रियाओं और संस्थानों का अस्तित्व अपने आप में शामिल है, जिसके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को स्पष्ट करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और अपने मतभेदों को दूर करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है सूचना का अधिकार। और इसलिए उत्तरदायित्व, प्रशासन और पारदर्शिता, कानून का शासन और शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी शासन के लिए एक मौलिक सिद्धांत और सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो दोनों का आपस में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जहां तक हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि उत्तरदायित्व का अर्थ है व्यक्ति और संगठनों को यथासंभव निष्पक्ष रूप से मापे गए प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब भी सत्ता के प्रति जवाबदेही लोकहित में बढ़ती है, तो दैनिक जीवन इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। सत्ता के निर्धारकों के कार्यों को नागरिक अनुकूल बनाने के लिए, न्याय संगत बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, प्रभावी और नैतिक बनाने के लिए, उचित और समाज के प्रति उनकी अपनी एक प्रासंगिक व्यवस्था को देखने के लिए लोक जवाबदेही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व के लिए प्राधिकरण के प्रायोजनों, प्रदर्शन मानकों और की गई कार्रवाई के परिणामों की व्याख्या करने की भी आवश्यकता होती है। उत्तरदायित्व की आवश्यकता इस आदर्श से उपजी है कि लोक प्रशासन की संस्थाएं लोक शक्ति का भंडार है और लोक शक्ति इसके बदले में लोगों का विश्वास या आस्था है। इसलिए सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता है। लोक शक्ति का प्रयोग समग्र रूप से समाज के लाभ के अधीन होना चाहिए। ऐसे ही जब हम पारदर्शिता के विषय में बात करते हैं, तो शासन में पारदर्शिता का मूल रूप से अर्थ है कि लोगों को जब भी वह चाहे सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो। उन्हें जानने
में सक्षम होना चाहिए कि सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं और नीतियों को कैसे लागू किया जा रहा है। नागरिक सरकारों से अधिक पारदर्शिता की मांग करते हैं और निर्णय निर्माण में कौन, क्यों और कैसे जानकारी की आवश्यकता रखता है। लोकसभा में पारदर्शिता के अन्य पहलुओं को स्पष्ट होने की भी आवश्यकता इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यदि कहीं भी कोई कुप्रबंधन है, तो उस कुप्रबंधन को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसमें कैसे कार्य कुशलता लाई जा सकती है, कैसे उसे कुशलतापूर्वक जनमानस की जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उसका कुशल क्रियान्वयन किया जा सकता है, उसके लिए पारदर्शिता एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और जब हम कानून के नियम की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि कानून के नियम का मुख्य रूप से अर्थ है कि सब कुछ कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सरकार की शक्तियों पर इसे लागू करना इसलिए आवश्यक है, ताकि प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण जो भी ऐसा कार्य करता है, जो अन्यथा गलत होगा या जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, कानून द्वारा अधिकृत रूप में कार्रवाई को उचित ठहराने में सक्षम होगा और लगभग प्रत्येक मामले में कानूनी प्रावधानों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ अधिकृत होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कानून के अंतर्गत ही कार्य हो, कानून की सीमाओं के अंतर्गत ही कानून के अंतर्गत ही जो जो अनुपालन है वह किया जाए, जो कानूनी सीमाओं को परिभाषित करता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक भ्रष्ट और आपराधिक विषय पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि कानून के दायरे के बाहर जा रहा है, तो यह स्पष्ट है कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूर्णतः उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी लीगल रिकोर्स है, जो कानूनी व्यवस्था है इंडियन पीनल कोड के तहत बाद में जबकि साक्ष्य आ जाएंगे, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जो कानून की जो महत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो भी कुशल प्रशासन के लिए एक पारदर्शी एक सिस्टम को कैसे बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आती है। शासन में नागरिकों की जो भागीदारी है वो लोकतंत्र के लिए एक मौलिक उपक्रम है, क्योंकि परम शक्ति लोगों के पास है। यह एक अनिवार्य तरीका है जिसमें नागरिक, सिविल लोग और नियमित संस्थानों में अपनी सामूहिक भागीदारी के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रणाली में योगदान देते हैं। सुशासन के लिए अधिक से अधिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की अधिक भागीदारी अधिक पारदर्शिता की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है कि राजनीतिक निर्णय उनसे प्रभावित लोगों की जरूरतों के अनुकूल हो। शासन में नागरिकों की भूमिका उनके साथ साझा की गई जानकारी गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार सूचना और ज्ञान लोकतंत्र और परिवर्तन के साधन का आधार है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लोगों की जानकारी और निर्णय लेने के आधार से परिचित होना भी बहुत अनिवार्य शर्त है। इसलिए गोपनीयता में काम करने वाले सरकारी लोगों का विश्वास वह खो देती है और इस तरह इसकी वैधता और विश्वसनीयता खो जाती है। सूचना के अधिकार के महत्व से सुशासन की आवश्यकताओं में से एक रूप में माना जाती है। प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के अतिरिक्त सूचना तक पहुंच शासन प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी सुगम बनाती है। भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में विश्व भर में सूचना का अधिकार कानूनों को प्रमुखता देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जब अस्तित्व में आया, तो एक ऐतिहासिक घटना जिसने देश की शासन प्रक्रियाओं को अपने नागरिकों के लिए सुलभ बना दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक घटना है। सूचना का अधिकार अधिनियम में लागू होने तक आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923 आमतौर पर जनता के लिए किसी भी आधिकारिक जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाता था। सूचना का अधिकार अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी सरकारी जानकारी लोगों की संपत्ति है। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाता है और देश में सहभागी शासन सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक कदम है। भारतीय पारदर्शिता कानून ने नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की एक व्यवहारिक व्यवस्था की, ताकि लोग प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सकें और वह सुनिश्चित हो सके। यह भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों द्वारा सरकारी सूचना के लिए किए गए अनुरोधों का समय समय पर उत्तर देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है।
सूचना का अधिकार अधिनियम ने लोगों को लोकतंत्र में सार्थक रूप से भाग लेने और सरकार को उत्तरदायी ठहराने का अधिकार दिया है। अब नागरिक प्रश्न कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, जिससे आम नागरिकों को शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हितधारक बनाया जा सके। अब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जनता की जांच के लिए अधिक स्पष्ट हैं। नागरिक अपने काम के अधिकारियों से निश्चित और सीधी प्रतिक्रिया मांग सकता है। इस तरह सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर तमाम लगाम लगाने और खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावशाली साधन बन गया है। इस यह अधिनियम लोक प्राधिकरणों को इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा समय समय पर सामान्य हित की गैर छूट वाली श्रेणी की जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने का निर्देश देता है। कोई भी लोक प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति को आवश्यक जानकारी देने में देरी करता है या रोकता है, उसे जवाबदेह, उत्तरदायी और दंडनीय बनाता है। यहाँ यह भी अनिवार्य हो जाता है कि अब जोर गोपनीयता से खुलेपन पर स्थानांतरित हो रहा है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे जैसे गोपनीयता पर लगाम लगेगी और जैसे जैसे जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा तंत्र है, वह खुलेपन पर स्थानांतरित हो जाएगा, तो सरकार को वास्तविक अर्थों में लोगों की सरकार बनने का एक पूर्ण अवसर यहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम से मिल जाता है। जैसा कि हम सुमोटो डिस्क्लोजर की बात करते हैं, जब धारा 4 के अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी सरकारी तंत्र में जब सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, जब हमने साझा कर दिया अपनी वेबसाइट पर या अपने सूचना पटल पर, तो उसके बाद ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि भाई उसके अंदर अब कोई और व्यवस्था और किसी और विषय की कोई महत्ता अब नहीं है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार लोगों की सामान्य धारणा यह है कि सूचना तक पहुंच वास्तव में बहुत आसान नहीं है। अधिक से अधिक 77% व्यक्तियों का मानना है कि सरकारी जानकारी तक पहुंचने की क्षमता किसी न किसी रूप में तभी सहायक हो सकती है जब सूचना का अधिकार अधिनियम को पूर्णतः लागू किया जाए लेटर इन स्पिरिट में। जबकि 58% ने अनुभव किया है कि सरकार द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच लाभदायक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है और उन्हें सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र प्राप्त करने और शिकायतों को हल करने के लिए सरकार की तुलना में अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा पता चल सकता है। यहाँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि जब हम इस विषय में बात करते हैं कैसे शासन प्रशासन में सुधार लाया जाए, तो प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व अपने आप में एक दूसरे का अभिन्न अंग है। और जब हम सूचना के अधिकार अधिनियम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के विषय में बात करते हैं, तो बाधाएं बहुत हैं। अब ये बाधाएं अपने आप में सबसे पहले तो अभिलेखों और रिकॉर्डों को कैसे रखा जाए सरकारी व्यवस्था में, लोक सेवाओं और सरकारी कार्यों में प्रभावशीलता और दक्षता रिकॉर्ड में रखी गई है, क्योंकि वह एक जानकारी के रूप में उपलब्ध है और उस पर पहुंच भी है। सरकार के कामकाज में कानून को नियम और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। इस प्रकार अभिलेख सूचना के अधिकार के मूल हैं, ये हमको समझना होगा। सूचना का अधिकार कानूनों के उचित क्रियान्वयन में रिकॉर्ड बनाने, प्रबंधन, भंडारण और संग्रह करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता है। उचित रिकॉर्ड प्रबंधन के अभाव में कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का उत्तर देना कभी कभी कठिन होता है और जो कानून को कमजोर भी करता है। इसीलिए सूचना तक सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। और जब हम इसका क्रियान्वयन करते हैं, तो इसके क्रियान्वयन के लिए सरकारी सेवाओं में रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए कार्यों और प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में सिविल सेवाओं के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। अधिनियम लोक प्राधिकरणों को अपने रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और इस उद्देश्य के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग लागत प्रभावी तरीके से करने का आदेश देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(a) के अनुसार एक लोक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेख व रिकॉर्ड विधिवत, सूचीबद्ध और अनुक्रमित करने की आवश्यकता है। जो इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है,
और यह सुनिश्चित करता है कि सभी रिकॉर्ड उचित स्थान और विषय के भीतर कंप्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैं। संसाधनों की उपलब्धता कंप्यूटरीकृत करने के लिए उपयुक्त है। संसाधनों की उपलब्धता कंप्यूटरीकृत और पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट विषय इसमें आ जाता है कि ऐसे अभिलेखों तक तभी पहुंच हो सकती है जब यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(a) के तहत इसका जो सुमोटो डिस्क्लोजर है, इसका जो 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 सभी रिकॉर्ड हैं आपके, जो भी आपके सभी अभिलेख हैं, उनको आप अपने वेबसाइट पर या उसको कंप्यूटरीकृत करके आप उनको अपनी जो सूचना पटल है उस पर उपलब्ध कराएं। इसके लिए मौजूदा जो रिकॉर्ड प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं उनकी नियमित समीक्षा की आवश्यकता है। अभिलेखों का प्रबंधन न केवल मिलान और भंडारण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्गीकरण और संग्रह के रूप में भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिनियम में यह भी आवश्यक है कि अधिक से अधिक रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत हों और पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हों। लोक प्राधिकरणों को अपनी वर्तमान रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं और अन्य बाधाओं की समीक्षा करने और संसाधनों की योजना बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। अभिलेख सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उन्होंने भी इस विषय में कहा है कि सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन पर जो उनकी प्रथम रिपोर्ट अपनी आई है, जिसका शीर्षक था सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी, वहां प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि शायद हमारी सूचना प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी अभिलेख सुरक्षित रखने या रिकॉर्ड रखने की पूर्ण उपेक्षा है। आयोग ने ध्यान दिया कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में भी रिकॉर्ड की सुरक्षा की स्थिति एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है। सरकार के कई अधीनस्थ कार्यालयों, एजेंसियों में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से गायब है। जहां वे मौजूद हैं उनका पालन शायद ही कभी किया गया है। रिकॉर्ड सुरक्षा की प्रक्रियाओं को दशकों से संशोधित नहीं किया गया है और सूची बनाना, क्रमबद्ध करना और व्यवस्थित संचयन में कार्य विशेष रूप से अनुपस्थित है। परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड संग्रहित होने पर भी सुगम जानकारी की पुनः प्राप्ति लगभग असंभव और कठिन हो जाती है। यह एक प्रासंगिक और बोधगम्य सारांश की अपेक्षा विस्तृत असंसाधित जानकारी देने की प्रथा की ओर ले जाने वाला एक ऐसा विषय है। इससे पहले 10वें वित्त आयोग ने भी इसकी पहचान की थी और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के सुधार के लिए राज्यों को विशेष अनुदान की सिफारिश भी इस विषय में की गई थी। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने यह भी कहा है कि कुछ लोक प्राधिकरणों ने अपने रिकॉर्ड को अंकीकरण करने और उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त करने योग्य तरीकों से संग्रहित करने के लिए विश्वसनीय योगदान किया है और प्रयास किए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर अग्रगामी परियोजनाएं हैं जो उत्कृष्टता के कुछ द्वीपों तक सीमित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना आसानी से प्राप्त करने योग्य और सुगम रूप से उपलब्ध है, उपायों का संयोजन होना बहुत ही आवश्यक है इस विषय में। इसके लिए रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं को विकसित, समीक्षा और संशोधित करने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, क्रमबद्ध करना और व्यवस्थित संचयन अधिनियमों का होना यहाँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी दस्तावेजों को तर्कसंगत, बोधगम्य, पुनः प्राप्ति योग्य सूचना अनुखंड में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए दिशा निर्देशों को विकसित करना भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उचित रिकॉर्ड रखने के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में पर्याप्त अधिकार, विशेषज्ञता और उत्तरदायित्व के साथ एक स्थायी तंत्र होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई जिसमें मैंने अभी आपसे डिस्कशन के दौरान कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखे थे। जब मैं 24% और 25% के कुछ विषयों को आपके सामने रख रहा था कि कैसे प्रबंधन में कहाँ कोई कमियां हैं, तो वहां आंकड़े जब आप राग और समय की रिपोर्ट देखते हैं जो 2014 में आई है, उसमें कहा गया है कि और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोक सूचना अधिकारी जो है उनके द्वारा सामना की जाने वाली एक बड़ी बाधा अधिकांश लोक प्राधिकरणों में रिकॉर्ड प्रबंधन की खराब स्थिति है।
परमवीर सिंह बनाम पंजाब विश्वविद्यालय के मामले में 2006 में केंद्रीय सूचना आयोग ने माना कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद अपने कार्यालयों में प्रभावशाली रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए धारा 4(1)(a) के अनुसरण में सभी उपाय करने चाहिए ताकि सूचना के अनुरोधों को तुरंत और सटीक रूप से निपटाया जा सके। उक्त प्रकरण में आवेदक ने विश्वविद्यालय में किसी पद विशेष पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु श्रेय सूची के संबंध में सूचना हेतु आवेदन किया था। हालांकि विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उचित जानकारी की पहचान करने और एकत्र करने में लापरवाही के कारण उसे कोई उचित जानकारी नहीं दी गई थी। परिणाम स्वरूप आवेदक को भ्रामक सूचना दी गई। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी रिकॉर्ड प्रणाली प्रबंध को इस तरह से सुव्यवस्थित करना चाहिए कि नागरिकों को बिना किसी देरी के जानकारी प्रदान की जा सके। इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून के उचित क्रियान्वयन के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और संशोधन करना। रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली सूचना का अधिकार जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक से कार्य करे। रिकॉर्ड को स्पष्ट, अच्छी तरह से फाइलिंग, वर्गीकरण और पुनः प्राप्ति विधियों के अनुसार बनाना और उसका प्रबंधन करना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे विकास के साथ उसे कदम ताल करा के आगे बढ़ाना और इस तरह के रिकॉर्ड प्रबंधन दिशा निर्देश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से वह ठीक रहे। इस संदर्भ में एक रिकॉर्ड के जीवन में सभी चरणों का पूर्णतः एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना जो उसको एक पारदर्शी व्यवस्था बना सके, जैसे अभिलेख और रिकॉर्ड का निर्माण, अभिक्रमण, जैसे एक तार्किक और प्रालेखिक प्रणाली के भीतर इसकी नियुक्ति जो इसकी व्यवस्था को नियंत्रित करती है और जीवन भर इसकी पुनः प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती है। निरंतर मूल्य के लिए इसका मूल्यांकन, निपटान अनुसूची में दर्ज किया जाना और उचित निपटान कार्रवाई द्वारा नियत रूप से इसको किया जाना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसे इसके रखरखाव और उपयोग अर्थात जैसे अभिलेख और रिकॉर्ड जो कार्यालय में उपलब्ध होते हैं, उन अभिलेख केंद्रों में, अभिलेखीय भंडारों में उनको रखा जाए। इसके उपयोग के लिए जो इसके निर्माता जो धारा 4(1)(b) है वह सूचीबद्ध रूप से संगठनों और उनके कार्यों और कर्तव्यों को आम जन साधारण तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और जब हम अधिनियम की धारा 4(2) से 4(13) को समझने का प्रयास करते हैं तो यह अनिवार्य करती है कि लोक प्राधिकरण इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा नियमित अंतराल पर जनता के लिए स्वयं अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने का निरंतर प्रयास करे ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा मिल सके। देखिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी उतना कम से कम आरटीआई होंगे। दैट इज वेरी क्लियर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी जानकारी किसी भी विषय में अपने आप में महत्वपूर्ण तभी बन पाती है जब हम उसे देखते हैं कि वह आम जन साधारण तक उपलब्ध हो, और वह आम जन साधारण तक तभी उपलब्ध हो सकती है जब वह इंटरनेट के माध्यम से अपने पटल पर, जो भी प्राधिकरण है उसके पटल पर सुलभ रूप से उपलब्ध हो। तो जितना ज्यादा सुलभता के साथ वह उपलब्ध होगी सूचना पटल पर, उतना कम से कम आरटीआई की जाएंगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद लोक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित बड़ी मात्रा में जो जानकारी है लोक क्षेत्र में प्रकाशित की गई है, लेकिन सक्रिय प्रकटीकरण की जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है अभी चिंता का एक प्रमुख कारण है। सूचना का अधिकार अधिनियम के 16 वर्ष माफ कीजिएगा, सूचना के अधिकार के लगभग अब 17 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं, 18वां वर्ष लगभग चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इतने वर्षों बाद भी प्रत्येक मंत्रालय और विभाग धारा 4 के लिए केवल जुबानी कार्य कर रहा है। कभी कभी लगता है कि जो सारी सूचनाएं यदि वह उपलब्ध हो जाए तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली भारी मात्रा में जो आरटीआई एप्लीकेशन है उनमें काफी हद तक उसका हम निपटारा कर सकेंगे। आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब सारी व्यवस्था, सारी सूचना जब हमारे सूचना पटल पर उपलब्ध है तो आपको जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो स्वतः प्रकटीकरण है जिसको हम सुमोटो डिस्क्लोजर कहते हैं, सक्रिय प्रकटीकरण और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण के लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। समय समय पर सरकार इस विषय में दिशा निर्देश जारी करती है कि अधिक से अधिक स्वतः प्रकटीकरण हो। धारा 4 के तहत
धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण के डिजिटल प्रकाशनों का दिशा निर्देशन हो। धारा 4 1 बी और 3 और धारा 1 बी 4, धारा 1 बी 11 और धारा 1 बी 14 का भी विवरण स्पष्ट रूप से जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो, जिससे सारा का सारा जो सक्रिय प्रकटीकरण है वह अनुपालन तंत्र में आ जाए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस विषय में जो सरकारें हैं वही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो एक नोडल एजेंसी है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार, जो आरटीआई का एक नोडल जो एजेंसी है, वह भी समय समय पर सूचना के प्रकटीकरण को तीसरे पक्ष द्वारा नियमित रूप से अंकेशित यानी ऑडिट करवाता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये भी स्पष्ट हो रहा है इस बात से कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 2018 में किए गए प्रकटीकरण के में पारदर्शिता के माध्यम से लोक प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के आकलन से के विषय में जो जानकारियां हैं वह भी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। धारा 4 के तहत ऐसी व्यवस्था जो है लोक प्रशासन को अच्छा बनाती है। अब जब गुणवत्ता के विषय में बात हो रही है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार प्रणाली का आधार है और सूचना की मांग करने वालों और सरकार के बीच अंतराफलक यानी इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक पूर्वापेक्षा लोक सूचना अधिकारियों का कामकाज में दक्षता लाना बड़ा बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। पीआईओ सूचना का भंडार है और आवेदक को समयबद्ध तरीके से सूचना की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और नागरिक को आवश्यक सहायता भी दी गई है और जहां कहीं भी सूचना मांगने वालों को आवश्यकता हो वहां उसे जानकारी प्रदान की जाती है। हालांकि अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पीआईओ को निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने के लिए चुनौती दी जाती है और इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार आवेदनों का मसौदा तैयार करने में नागरिकों की सहायता करें। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब हम सेक्शन 4 से सेक्शन 5 की तरफ आते हैं तो वो कहता है कि सूचना अधिकारी एक तो पीआईओ निर्धारित समय पर सूचना प्रदान करें और जो हमारे सूचना जो हमारे जो सूचना अधिकारी हैं, हमारे जो पीआईओ हैं, उनका उनका जो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हर प्राधिकरण में समयबद्ध तरीके से जो पीआईओज हैं उनको डेजिग्नेट किया जाए। साथ में यह भी निर्धारित करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीपीआईओ नियुक्त हो समय समय से और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो समयबद्ध तरीके से, क्योंकि सूचना का अधिकार एक समयबद्ध अधिकार है, तो यदि समयबद्ध तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाएगा सूचना अधिकारी द्वारा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा, यदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि फिर कुछ जो सूचनाएं हैं वह उनको छुपाया जाना एक विषय बन जाएगा और फिर उन परिस्थितियों में सीपीआईओ को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फिर दंड का भागी होंगे वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थितियां ना बने, हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे जन सूचना अधिकारी हैं वह उनको ये आवश्यक ज्ञान होना चाहिए और साथ ही सूचना प्रकटीकरण के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। सूचना का अधिकार कानून के प्रति सरकारी कर्मचारियों की धारणा को परिवर्तित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि समय समय पर उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है, क्योंकि यदि पीआईओस को कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, देखिए ये बड़ा विषय है, इस पर समय समय पर चर्चा होती है और इस पर हम सबको देखना और समझना भी पड़ेगा कि यदि हमारे जो जन सूचना अधिकारी हैं, यदि समय समय पर वह आवेदनों का निपटारा नहीं करेंगे और यदि वह प्रशिक्षण नहीं देंगे तो इससे जो आवेदन है और आवेदन के उत्तर के जो प्रतिपादन है वह नहीं हो पाएगा। यह सूचना चाहने वालों में असंतोष का एक बड़ा प्रमुख कारण बन जाएगा। इसीलिए जो सीपीआईओ है वो एक लीगल जो पद है, एक कानूनी जिम्मेदारी उनके साथ है और उनका ये दायित्व बनता है कि वह देरी ना करें किसी भी सूचना की आपूर्ति में और यदि ऐसा होता तो दंडात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, ऐसा सूचना के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो लोग जन सूचना अधिकारी को जो गैर मित्रवत व्यवहार है उसे सुधारना चाहिए
और गुणवत्ता उसमें लानी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी के प्रशिक्षण की कमी और सक्षम बुनियादी ढांचे जैसे कंप्यूटर स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोटोकॉपी आदि की कमी के कारण यह स्थिति और बढ़ जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की गहन समीक्षा पीआईओ और प्रथम अपीली अधिकारियों दोनों के लिए कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार का जो मापांक है वह सुनिश्चित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अधिकांश संभावित लोक जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रशिक्षण के अतिरिक्त व्यवहार कौशल में उपयुक्त प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उसमें सूचना चाहने वालों के साथ उचित व्यवहार करने और आवेदकों को सहायता प्रदान करने में भी वह सक्षम बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमें समझने की आवश्यकता है कि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक आम जनसाधारण तक सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी। तो लोक जागरूकता का जो अभाव है उस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जनता द्वारा अपने कार्यों और निष्कृतियां और जो निष्क्रियता है सरकारों की उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए किया जाता है। कम जागरूकता का निम्न स्तर नागरिकों के इस शक्तिशाली अधिकार का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार जनता विशेष रूप से वंचित समुदाय को समझ को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन कर सकती है। इस बारे में कि अधिकार के तहत अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए। अधिनियम के लागू होने के 15 वर्षों के बाद भी 18 वर्षों के बाद भी जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता बनी हुई है। जागरूकता पैदा करने के लिए टेलीविजन चैनलों, रेडियो प्रसारण, समाचार पत्रों आदि जैसे मास मीडिया चैनलों का अधिक कठोरता से उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इसकी अधिकतम पहुंच है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि युवाओं और शहरी लोगों के बीच इसकी व्यापक पहुंच है। अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता पर समर्पित प्रोग्राम विकसित करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। प्रचार सामग्री बेहतर पहुंचने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का होना भी इसमें बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम इस विषय पर देखते हैं और समझते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भागीदारी सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य है। इस शक्तिशाली उपकरण को सुदृढ़ करने के लिए जो भी सामाजिक लाभ हम प्रदान कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस भाग में मेरा विषय यही था आप सब लोगों के समक्ष कि जो बाधाएं हैं वो स्पष्ट हों और उन बाधाओं से हम कैसे निमट सकते हैं यह भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये भी बहुत समझना आवश्यक है कि जितना ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोक प्रशिक्षण द्वारा और जन सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण द्वारा आम जनमानस तक सूचना के अधिकार अधिनियम को पहुंचाने के लिए जो भी कार्य किए जा सकें करने चाहिए। और इसी तरह हम इस जो जो यूनिट है उसको हम अब इसका हम अब इस पर मैं अब विराम करता हूं। हमने इकाई 6 से जो बाधाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया। हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हम स्वतः प्रकटीकरण के द्वारा आम जनमानस तक पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आम जनमानस तक सूचना के अधिकार अधिनियम पहुंचेगा। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो जन सूचना अधिकारी है वो जब तक पूर्णतः तैयार नहीं होंगे, वह जानकार नहीं बनेंगे, तब तक इस विषय में कुछ हो ना पाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि उन तक पूरी जो उनकी अवेयरनेस है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना के अधिकार अधिनियम की जो भूमिका है वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये मजबूत कानून अपने आप में उतना उपयोगी और कारगर साबित नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। अब यहाँ एक और विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्रीय सूचना जो आयोग है और राज्य सूचना आयोग जो है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है, और लोक प्राधिकरण जो है उनकी जो भूमिकाएं हैं उनमें क्या अपेक्षाएं और बाधाएं आ सकती हैं
इसको भी हमें समझना होगा। तो इकाई 7 जो है भाग 3 का, उसमें हम इस विषय पर आएँगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग और लोक प्राधिकरणों की जो भूमिका है और अपेक्षाएँ हैं, वह यहाँ स्पष्ट होती हैं। तो इस विषय में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके क्रियान्वयन में लोक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ 18 वर्ष हो गए सूचना के अधिकार अधिनियम को, हम देख रहे हैं। आज भी जो उत्तरदायित्व है और जो जवाबदेह है, प्राधिकरणों की जवाबदेही है, उस पर कभी-कभी प्रश्न चिन्ह आता है। कभी-कभी कुछ अवैध समझौते और कार्रवाइयों को छिपाना व अधिक जानकारियों को रोकना अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमें ये भी देखना है कि हम 1.40 अरब की जनसंख्या वाले भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में सूचना के अधिकार के प्रभावी आकलन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इसकी प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है और समय-समय पर ये जानकारियां अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से भी आती हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2F के तहत लगभग 2.44 करोड़ आवेदन विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में दायर किए जाते हैं। ये जो डेटा है ये 2017 का है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है। और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों और नागरिक समाज द्वारा निभाई गई भूमिका से भी इसमें इंकार नहीं किया जा सकता। हम ये भी देख रहे हैं कि समय-समय पर लगभग सभी राज्य सूचना आयोगों में और केंद्र सूचना आयोग में भी लगभग 15 लाख के लगभग दूसरी अपीलें और शिकायतें पहुंच रही हैं। इससे भी ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है, जो अगर हम एकदम ताज़ा आंकड़ा इसमें कोई रिसर्च अगर हम ढूँढेंगे। तो सूचना एक शक्ति है, उसका आत्मसात किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निसंदेह किसी भी कानून को पारित होने में जो बहुत सारी बाधाएँ होती हैं, उन बाधाओं को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में उसके प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए कानून के प्रभावशाली क्रियान्वयन द्वारा इसको कैसे पूरक बनाया जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून के प्रभावशाली क्रियान्वयन और संचालन के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ पहलुओं पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। जन जागरूकता का निर्माण, एक सूचित सिविल नागरिक सेवा को बढ़ावा देना है। सिविल नागरिक सेवा के भीतर सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना तथा एक कुशल और सुव्यवस्थित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना कुछ ऐसे क्षेत्र जो अभी भी लोक प्राधिकरण और सूचना आयोगों के संबंध में चिंता का विषय बने हुए हैं, तथा इस इकाई में उनकी हम चर्चा करेंगे। तो लोक प्राधिकरणों से क्या अपेक्षाएं हैं कि वह समय-समय पर स्वतः प्रकटीकरण करें सारी सूचनाओं का और ज्यादा से ज्यादा सूचना जो है वो पटल पर मिले। तो सूचना को बनाए रखने और आपूर्ति करने का कर्तव्य भी भंडारण का विषय जो हमने अभी पहले देखा और समझा, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर सक्रिय रूप से एक भूमिका जो लोक प्राधिकरण है उनकी बनती है, जिससे कि वो अभिलेख प्रबंधन पूर्णतः अच्छे से करे, सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण समय-समय पर करें, अपने पटल पर इंटरनेट के माध्यम से सारी सूचनाओं को उपलब्ध कराएं, सूचना का प्रसार सही से हो, नीतियों और निर्णयों के बारे में तथ्यों का जानकारी, उसका प्रकाशन माफ कीजिएगा, वहां स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो और निर्णयों को प्रदान कौन कर रहा है, कौन डेजिग्नेटेड पीआईओ है, यह भी उनका पदनाम और कौन सूचना प्रदान कराएगा, उसकी सारी व्यवस्था जो है पीआईओ, सीपीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी की वहां भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना आयोगों के निर्णयों का क्रियान्वयन भी धारा 19(7) के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए जब 19(7) में अपील के द्वारा जब केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस विषय पर अपना कोई निर्णय देते हैं, तो लोक प्राधिकरणों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको भी हमें समझना होगा। तो इस यूनिट में हम वही समझने का प्रयास करेंगे कि लोक प्राधिकरण सार्वजनिक होना अस्वीकृत करते हैं। जैसे सूचना का अधिकार व्यवस्था एक असाधारण समस्या का सामना कर रही है, क्योंकि कई लोक प्राधिकरण सार्वजनिक होना अस्वीकृत कर रहे हैं, वह सूचना नहीं देना चाहते। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय, स्वयं को पब्लिक स्कूल कहने वाले विद्यालय, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, खेल निकाय जिनका खेल पर एकाधिकार है, संस्थान और प्राधिकरण जो वास्तव में लोक प्राधिकरण थे
और संविधान द्वारा स्थापित कार्यालय थे, ने अपने अधिकार के बारे में जानकारी का खुलासा करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। वे लोगों को सूचना के अधिकार का सम्मान करने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी ओर कानून के दुभाषियों को यह निष्कर्ष निकालने में वर्षों लग रहा है कि वे लोक प्राधिकरण है या नहीं। अंत में कुछ लोक प्राधिकरणों को के संदर्भ में बाहर की परिभाषाओं का अध्ययन करके निजी निकायों के रूप में व्याख्यात व्याख्यायित किया जा रहा है। दुर्भाग्य से कानून तक पहुंच की भावना की कई बार उपेक्षा हो जाती है, जिससे संसद द्वारा गारंटीकृत कानूनी अधिकार के पूर्ण रूप से का इंकार कर दिया जाता है। इस संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक केंद्रीय कार्य मंत्रालय, विभाग और सभी लोक प्राधिकरणों को विस्तृत सूची तैयार होनी चाहिए उनकी, और सीमाबद्ध तरीके से संवैधानिक निकायों, लाइन एजेंसियों, वैधानिक निकायों, लोक क्षेत्र के उपक्रम, कार्यकारी आदेशों के तहत बनाए गए निकायों में वर्गीकरण, स्वामित्व नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, प्रत्येक श्रेणी के भीतर सभी लोक प्राधिकरण और उनमें उनका एक अप टू डेट अद्यतन सूची होनी चाहिए। यह सब बड़े अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जब हम सूचना के अधिकार के बारे में विषय में बात करते हैं। प्रकटीकरण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में हमने चर्चा की है। यदि प्रकटीकरण स्वतः प्रकटीकरण नहीं है और यदि आपके पास खराब अभिलेख है, रिकॉर्ड प्रबंधन आपका कमजोर है, तो आप देखेंगे कि प्रशिक्षण और साथ में प्रशिक्षण की भी कमी है, तो आप देखेंगे कि जितने भी जो जो आदेश हैं केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा या राज्य सूचना आयोग द्वारा, उनका अनुपालन कैसे हो पाएगा जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, प्रशिक्षण की कमी है आपके पास, तो बड़ी समस्याएं आएंगी। तो ये जो विषय है, प्रशिक्षण की कमी, खराब प्रबंधन, नागरिकों में जागरूकता की कमी, ये सब वो विषय हैं जिन विषयों से सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हो रहा है। और यह भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब वह कमजोर हो रहा है तो जो सूचना आयोगों का कार्यचालन है वह भी कहीं ना कहीं इससे इसका उस पर भी असर आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य में सूचना आयोगों की जो विशिष्ट स्थिति और जिम्मेदारी होती है, यह अर्ध न्यायिक निकाय हैं जो कानून के तहत उन नागरिकों की अपील और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए बनाए गए हैं जिन्हें सूचना तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। उनके पास स्वतंत्र अधिकारियों पर सस्ती लगाने की शक्ति सहित व्यापक शक्तियां भी हैं और उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी भी हैं। सूचना आयुक्त के प्रभावशाली और कुशल कार्यचालन को व्यापक रूप से सूचना का अधिकार व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सीआईसी की भूमिका प्रशंसनीय है। विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग यह सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है कि बड़ी संख्या में सूचना का अधिकार का विरोध करने वाली एजेंसियों को खोला गया है। वर्षों से केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णयों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में दिलचस्प और नए आयाम जोड़े हैं और अधिकार को सत्य बना दिया है, अर्थात वास्तविकता प्रदान की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोगों का कार्य सूचना तक पहुंच से वंचित नागरिकों की अपील और शिकायतों का न्याय करना। दुर्भाग्य से सूचना का अधिकार अधिनियम ऐसी कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं कर पाया है जिसके भीतर सूचना आयोगों को की अपील या शिकायत का निपटान किया जाए। अधिनियम धारा 18 के तहत आयोगों के पास व्यापक शक्तियां हैं जिसमें शामिल है सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण की आवश्यकताओं की शक्ति, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना, कुछ श्रेणियों की जानकारी प्रकाशित करना, सूचना रखरखाव के कार्यों में बदलाव करना। आयोगों के पास जांच का आदेश देने की शक्ति है यदि कोई उचित आधार हो और व्यक्तियों की यदि उपस्थिति हो। यदि हम कुछ हलफनामे, कुछ दस्तावेजों की खोज, कुछ गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा या समन जारी करना चाहते हैं तो सूचना आयोग के पास सिविल कोर्ट के नागरिक न्यायालय की शक्तियां भी हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 और 20 सूचना आयोगों को यह अधिकार देती है कि वे शिकायतकर्ता को किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए लोक प्राधिकरण की क्षतिपूर्ति करने की गलती करने वाले अधिकारियों पर दंड लगाने के लिए भी कहें। सूचना आयोगों के कार्यचालन में जो बाधाएं हैं वह भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो सूचना आयोगों का प्रभावी और कुशल कार्यचालन
सूचना का अधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्थ न्यायिक तंत्र कई परिचालन मुद्दों से भरा हुआ है। जनता से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और सूचना आयोगों की संरचना, आईसी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव की स्थिति और आयोगों के कार्य संचालन में पारदर्शिता, सूचना आयोग द्वारा अपीलों और शिकायतों का निपटान, आयोगों में लंबित और देरी और परिणाम संचय, गलती करने वाले अधिकारों पर सख्ती लगाने जहां जहां आवश्यक हो, आवेदकों को मुआवजा देने के लिए आयोगों की इच्छा, सशस्ती की वसूली सुनिश्चित करने और मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आयोगों की क्षमता और आयोगों की जवाबदेही। ये वह विषय हैं जिन पर हमको सोचना होगा, क्योंकि यदि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक जवाबदेह सरकार बनानी है, एक जवाबदेह तंत्र बनाना है, तो सूचना आयोगों के कार्य चालन की निम्न बाधाओं को समझना होगा, देखना होगा। जैसे वित्तीय और ढांचागत सहायता के लिए सरकार पर निर्भरता। अधिनियम के तहत अधिनियम सूचना आयोगों को स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में बनाता है और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। हालांकि जमीनी स्तर पर सूचना आयोग धन और पदाधिकारियों के लिए सरकार पर निर्भर है। एक परिणाम के रूप में सूचना आयोग उतना ही प्रभावशाली हो जितना कि उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान किया गया समर्थन। सूचना आयोग हमेशा सरकार से वित्तीय और ढांचागत सहायताओं पर निर्भर रहता है। सूचना आयोग में रिक्तियां। देश भर में कई आयोगों में बड़ी संख्या में अपील और शिकायतें लंबित हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी होती है। ऐसे लंबित मामलों का मुख्य कारण सूचना आयोगों की नियुक्ति के लिए समय पर कार्रवाई करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता द्वारा 2020 में एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार राज्य पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 अक्टूबर 2020 तक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के 160 में से 38 पद रिक्त हैं। ये 2020 तक की एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तब की स्थिति थी और ये स्थितियां समय अनुसार जब हम देखते हैं तो कई ऐसे आयोग भी हैं जो एकल सदस्य आयोग, जैसे मेघालय एकल सदस्य आयोग। तो यदि ऐसा हो जाए कि यदि कोई सदस्य ही ना रहे कई राज्यों में, जैसे 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें जो सूचना आयोग है वो 2 सदस्य आयोग, 6 ऐसे राज्य हैं जहां सूचना आयोग 3 सदस्य आयोग। तो आप ये देखिए कि सीआईसी सहित 4 सूचना आयोग बिना मुखिया के भी रह चुके हैं पिछले समय में। तो ऐसी स्थितियां जब हो जाती हैं तो जो सीआईसी है, केवल ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी, जैसे कई आयोगों में कहीं महिला सूचना आयुक्त हैं या नहीं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय। कई सारे विषयों पर ध्यान आकृष्ट करना होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि पर भी हमें जाना होगा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के बाद में देश भर में सूचना आयोगों का जो नेतृत्व है और सेवानिवृत्ति है सिविल सेवकों द्वारा किया गया है। तो जो नेतृत्व है जब सेवानिवृत्त सिविल सेवकों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के पूर्व सदस्य रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारें अन्य विशेषज्ञता उम्मीदवारों की तुलना में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को अधिक पसंद करती है। सूचना आयोगों के कामकाज पर एक अध्ययन जो आया है 2019 में, एक सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, उसमें पाया गया कि 58% आयुक्त जिनको पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध थी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। इस तरह मुख्य सूचना आयुक्त जिनके लिए डेटा आंकड़े प्राप्त किया गया था, उनमें से 83% सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें 64% सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो आयोगों में जेंडर की संरचना भी एक तरफा पाई गई है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम में पारित होने के बाद में देश भर में प्रति सूचना आयुक्तों में केवल 10% और मुख्य सूचना आयुक्तों में केवल 7% से कम महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर स्थिति को सुधारने में के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब नामित जैसे जैसे एक नामित जो नमिता शर्मा का एक बड़ा केस था, नमिता शर्मा बनाम भारत संघ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किया था कि सरकारों को सूचना आयोगों में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों की पहचान करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए सूचना आयोगों को बेहतर संतुलित निकायों की आवश्यकता है, जिसमें अधिक जो 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 जेंडर
जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर कार्य किया जाए और पूर्व सिविल सेवकों, कानूनी पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और व्यवसायियों का भी वहां मिश्रण हो, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। मामलों के निपटारे में बहुत अधिक देरी हो रही है। प्रत्येक महीने लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों के निपटान के अत्यंत संचय प्रभावी रूप से लोगों को उनके सूचना के मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों को अपनी अपीली और शिकायतों की सुनवाई के लिए भी अत्यधिक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ये सब ऐसे विषय है, लंबे समय तक अपीलें दायर है, लंबे समय तक मौका जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष जो है कॉज लिस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो ये एक बड़ा विषय हो जाता है। तो इसमें कैसे सुधार किया जाए? समय पर सूचना आयुक्तों का जो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो समय से किया जाए और निपटान के लिए एक मुझे लगता है अब समय आ गया है जब हमें एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जहां एक समयबद्ध तरीके से जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग है, वह समयबद्ध तरीके से जो है इन अपीलों का निपटान करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी है वहाँ पहुँच सके। तो सूचना आयोग के गैर अनुपालन और प्रवर्तन जो आदेश है उसे लागू करना, प्रायः संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना आयोगों के आदेशों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिनियम की धारा 20 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग गैर अनुपालन शिकायतों पर विचार कर सकता है। यदि कोई भी जो सरकारी उपक्रम है, यदि कोई भी जो अधिकरण सरकारी अधिकरण है, यदि वह केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग अधिकार द्वारा दी गई जो ऑर्डर है उनका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने सामने लाए गए मामलों का निर्णय कर सकते हैं और उसके बाद सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरल तंत्र से कैसे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। सूचना आयोग द्वारा जो अर्थदंड लगाया जा सकता है उसका कम अनुपात होना भी एक बड़ा विषय है, जैसे 250 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम 25,000 रुपए। इस पर भी एक मुझे लगता है एक जो व्यवस्था है वह बननी चाहिए। इस पर एक बड़ा विषय डेवलप होना चाहिए। इस पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जब नहीं दी जाती है समय पे, तो अर्थदंड कम है। यदि अर्थदंड बढ़ाया जाएगा तो एक तरीके से डेटरेंट इफेक्ट ये क्रिएट करेगा और जितने भी जो लोग प्राधिकरण है वहां बैठे, जितने भी जो पीआईओज हैं, जो सीपीआईओज हैं, वो भी इस विषय को बड़ी संजीदा तरीके से लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे इस विषय को। और इस प्रकार जो निवारण मूल्य की हानि है और जो जुर्माना है वो बढ़ेगा जब, तो मुझे लगता है कि इसमें एक चेंज आएगा। ऐसे ही जो वेबसाइट पर सूचना का प्रकटीकरण है, ये भी कई अध्ययनों से सूचना अध्ययनों से कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि जो आईसी है वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सूचना आयोग है, उनकी अपनी आधिकारिक वेबसाइटें जो है वहां भी अपडेटेड नहीं होती थी। तो उन पर नवीनतम जो अपडेट है वह आए और ज्यादा से ज्यादा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो धारा 4 का जो अनुपालन है, जो स्वतः प्रकटीकरण है, वहाँ जितना ज़्यादा, खासकर ये विषय जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के विषय में जब बात चलती है, तो ज़्यादातर आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, ज़्यादातर जल्दी ऑर्डर उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उन पर भी कार्य होना चाहिए। जितना ज़्यादा कार्य उन पर होगा, उतना ज़्यादा आम जनता सशक्त होगी और आम जनसाधारण तक ज़्यादा से ज़्यादा जो अपीलें हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे हम देखें कि दुर्भाग्य से कई सूचना आयोग स्वयं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते। उनकी अधिकांश वेबसाइट बहुत ही कम विवरणों के साथ हैं और पुरानी है और अपडेटेड नहीं है। तो कई जगह जो है इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन कमीशन द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भी अपलोड करने में देरी हो रही है। ऐसे भी कई जगह देखने में आता है। तो कई सूचना आयोग वेबसाइटों पर वाद सूची, निपटान और लंबित आंकड़े भी अपलोड डालना भूल जाते हैं, नहीं डालते हैं। वहां जो भी उनके सक्षम अधिकारी इसके लिए रखे गए हैं वह इस विषय में कोई अपडेट नहीं करते। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा विषय है जो सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर कर रहा है और आम जनसाधारण तक जो सूचनाएं समयबद्ध तरीके से पहुंचनी चाहिए वह समयबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। और वास्तविकता में जो अप टू डेट जो व्यवस्था है, वह अप टू डेट व्यवस्था जब तक आम जनसाधारण तक नहीं पहुंचेगी, तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो
परिकल्पना है वह अपने आप में निरर्थक लगने लगेगी। और इसीलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सूचना का अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसको लागू करते समय विभिन्न उभरते मुद्दों को, जैसे कई विषयों पर हमने चर्चा की, सुशासन की बढ़ती आवश्यकता है सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी पहल और जनता की भागीदारी के साथ नागरिकों और लोक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता प्रदान की जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रेरित नहीं है क्योंकि उन्हें सजा का डर नहीं है, तो इसीलिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। धारा 4 का अप्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह नागरिकों को ऐसी जानकारी मांगने के लिए प्रेरित कर रहा है जो स्वचालित रूप से लोक क्षेत्र में डाल दी जानी चाहिए थी। अभिलेखों का डिजिटलीकरण, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन की आवश्यकता और नियमित आधार पर ऐसे रिकॉर्ड जो नियमितता प्रकाशित करने के लिए लोक प्राधिकरणों का दायित्व और कर्तव्य है, जो जानकारी के मुक्त प्रवाह को बाधित कर रहा है। सूचना का अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन के इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने की एक पुरजोर आवश्यकता है। देखिए, प्राधिकरण स्तर पर सूचना का अधिकार क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सूचना आयोगों को सुदृढ़ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना आयोगों को उचित मात्रा में अधिकार देता है, हालांकि उनमें से अधिकांश संसाधनों, बुनियादी ढांचों की कमी जैसे विभिन्न बाधाओं के कारण इस अधिकार को पूर्ण रूप से पूरा करने में सक्षम भी नहीं है। कई बार लगता है यह देरी और लंबित होने का कारण बन रहा है। यदि आईसी उचित अवधि के भीतर अपील और शिकायतों का निर्णय नहीं कर पाता है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य को खो देता है। सूचना आयोगों द्वारा शीघ्र निपटान से नागरिकों को उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने में सहायता मिलती है और सभी आयोगों को उनके साथ दर्ज मामलों के निपटान में भी शीघ्रता लाने के लिए एक अनुकूल यथार्थ प्रयास करने के लिए यह प्रोत्साहित करता है। अधिकांश सूचना आयुक्तों की कोई कानूनी पृष्ठभूमि न हो पाना भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर सरकारों को देखना होगा। जानकारी जितनी ज्यादा प्रभावशाली रूप से दी जाएगी, जितना ज्यादा जो सूचना आयुक्त हैं उनको कानूनी जानकारी से सशक्त किया जाएगा, उतना ज्यादा सूचना आयोगों द्वारा जो सूचना प्रदान किए जाने का एक मौलिक अधिकार, एक लीगल अधिकार पूर्ण रूप से आम जनता तक पहुंच रहा है, वह सशक्त होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम सूचना के अधिकार अधिनियम को समझते हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली उन सारी बुनियादी मौलिक जानकारियों को भी हम समझते हैं जो अपने आप में अनुच्छेद 19(1) आ से आ रही हैं। और इसीलिए जब भी सूचना के अधिकार को आप एक मौलिक अधिकार के रूप में समझेंगे, जब भी आप सूचना के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में समझेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं उनका निवारण होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपके समक्ष आऊंगा और हम आने वाले समय में अगले भाग में और इकाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।